नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास जिसमें हमने विधायिका के बारे में जानकारी ली थी और उस पर चर्चा की थी। मैंने बताया था कि विधायिका क्या है, वह किस तरह से कार्य करती है और वो देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कैसी अहम भूमिका निभाती है। मैंने बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं और उन 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और विधायिका जो कि कानून बनाने वाली इकाई है, कार्यपालिका जो उसे लागू करती है और न्यायपालिका जो उसकी निगरानी करती है। तो बच्चों, हमने ये भी देखा था पिछली कक्षा में अपने कि विधायिका 2 स्तर पे कार्य करती है। केंद्र स्तर पर ये कार्य करती है और राज्य स्तर पे भी कार्य करती है। केंद्र स्तर पर जो कार्य करती है विधायिका, उसका जो कार्य होता है वो विभिन्न तरीकों से होता है और ये विभिन्न विषयों में बटा होता है, जिसे हम संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि जो संघीय सूची होती है उस विषय पे कार्य केंद्र सरकार करती है और राज्य सूची पे राज्य सरकार करती है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर इस विषय पर कार्य करती हैं। तो विधायिका हमारे कानून, हमारे शासन व्यवस्था का, हमारे लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है जो कि कानून बनाती है और लोकहित में रहती है। मैंने ये भी बताया है कि हमारे शासन प्रणाली में भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस शासन व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी एक बार बता दूं कि द्विसदनीय व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जहां पर आपको राज्य में और केंद्र दोनों में, राज्य में विधानमंडल यानी कि उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही कार्य करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में सभी राज्यों में ये चीज़ शामिल नहीं है। कहने का मतलब मात्र 6 प्रांत और 6 राज्य ही हमारे देश में ऐसे हैं, भारत देश में, जहां पर द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था है। अगले स्लाइड में हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मैंने उसकी चर्चा भी की, भारत में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक बाईकैमरल जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम, विधायिका हैं, जहां विधानसभा लोअर हाउस के साथ विधान परिषद भी काम करती है। मैं बता दूं कि भारत के ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, ये कार्य करती हैं। विधानसभा में आपको कुल अलग अलग निर्वाचित सीटें होती हैं, सभी जितने 6 राज्य हैं वहाँ की जनसंख्या के अनुसार, और विधान परिषद में भी। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट रिजर्व हैं। 243 सीटें हैं जिस पे इलेक्शन होता है। और विधान परिषद के लिए अगर हम देखें अपने बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार के विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। तो इस तरह से हमारे शासन व्यवस्था में 6 राज्य ये ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। आप सबको ये भी पता होगा कि विधानसभा का चुनाव, विधानसभा में जो सदस्य या जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
जिसे हम हिंदी में विधायक भी कहते हैं। और विधान परिषद में जो सदस्य या प्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो उन्हें हम MLC कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन दोनों का चुनाव अलग अलग तरीके से होता है। विधानसभा के लिए जो भी प्रतिनिधि का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है, और विधानसभा के संदर्भ में ये बातें नहीं हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 तरीकों से किया जाता है, और ये अलग अलग निकायों से भी होता है, जैसे कि नगर निगम, नगर पंचायत और स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, कुछ MLAs के द्वारा किया जाता है, और कुछ राज्यपाल के द्वारा भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों के चुनाव में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, और अलग अलग प्रक्रियाओं से इनका चयन किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार मैं और दोहरा दूं कि पूरे भारत में मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय प्रणाली है, और ये राज्य स्तर पे कार्य करती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत अपनाई जाती है, जिसमें कानून निर्माण में दोनों सदनों के बीच अधिकार साझा होते हैं। यानी कि इसके तहत जो विधान परिषद है और जो विधानसभा है, ये दोनों मिलकर किसी भी मुद्दे पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, और तब जाकर ये कोई निर्णय लेते हैं। 168 अनुच्छेद 168 के तहत ये प्रावधान है कि देश का कोई भी राज्य विधान परिषद, विधानसभा दोनों रूप से व्यवस्था को लागू कर सकता है या समाप्त भी कर सकता है। कहने का मतलब, अगर कोई राज्य चाहे कि मेरे यहाँ पर विधान परिषद की आवश्यकता है और यहाँ होनी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था इस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। और यदि कोई राज्य ये चाहे कि मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ, तो वो इसे समाप्त भी कर सकती है। तो चले इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन 6 राज्यों को वर्टिकल वे में आपको समझाया गया है। फिर से एक बार समझ लें और जान लें और याद कर लें कि हमारे देश में राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक विधायक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत मात्र 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और इन्हें छोड़कर इनके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं वहां पर एक सदनीय व्यवस्था है। अगले बिंदु पे आते हैं हम। अब हम जानते हैं कुछ इससे जुड़े मुख्य तथ्य। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त कर सकती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 169 के तहत अगर कोई राज्य चाहे तो वो अपने द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त भी कर सकती है या फिर उसका निर्माण भी कर सकती है। कहने का मतलब कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वो इसकी मांग करके इस विधान परिषद का निर्माण अपने राज्य में कर सकती है, और यदि वो ना चाहे तो वो वहाँ पर उसका निर्माण नहीं करना चाहती है तो ना करे, और है तो उसे समाप्त भी कर सकती है। तो आप इस अनुच्छेद को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त कर सकती है। अगले बिंदु में है संरचना। इन राज्यों में राज्यपाल के साथ विधानसभा
और विधान परिषद कार्य करते हैं। मैं बता दूं कि जिस तरह से केंद्र स्तर पर संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। केंद्र सरकार पे अगर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय लिया जाता है, कानून बनाया जाता है या कोई बिल पास किया जाता है, लाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो दोनों जो सभाएं हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर उस पर निर्णय लेते हैं और अंततः जाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस विधेयक को पास किया जाता है और कानून बनता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पे भी देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों ही किसी विधेयक या बिल को पास करने से पहले उस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और अंततः जाके राज्यपाल की स्वीकृति और हस्ताक्षर से इसे कानून बना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से राज्य स्तर पर द्विसदनीय जो प्रणाली व्यवस्था है वो कार्य करती है। याद रखिएगा कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इसकी संरचना के मुख्य अंग होते हैं राज्य स्तर पे। अब आते हैं हम अगले बिंदु पे, सदस्यता। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने या मनोनीत होते हैं। विशेषता, यह एक उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होती। अन्य राज्यों में स्थिति देश के बाकी 25 राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की सदस्यता और इसकी विशेषता के बारे में। मैंने पहले ही आपको बताया कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। इनका चुनाव 6 तरीकों से होता है, यानी कि 6 प्रोसेस होते हैं जिसके बाद इनका चुनाव किया जाता है और उसमें सीधे सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती है। अगर बात करें तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो नगर निगम, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो इनका चुनाव जो शिक्षक संघ होते हैं, जो शिक्षक निकाय होता है उसके द्वारा, ग्रेजुएट जो होते हैं और जो 3 साल से कहीं जिनकी पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, जो स्नातकोत्तर होते हैं, उनके द्वारा इनका चयन होता है। उसके बाद ये किसी भी विधायक के द्वारा भी इनका चुनाव किया जाता है और अंततः एमएलए के द्वारा भी इनका चुनाव होता है और राज्यपाल के द्वारा भी इनका चुनाव किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि इनकी जो सदस्यता है वो सदस्यता किस तरह से किन किन निकायों और किन किन चरणों के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा होती है। और ये विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अगले बिंदु पे। अब हम मुख्य तथ्य में आते हैं विधानसभा के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको विधान परिषद के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगी विधानसभा के बारे में। विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य। राज्य स्तर पर जनता के द्वारा जो सदस्य या प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सीधे विधानसभा के प्रतिनिधि कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। जैसे हाल में ही हमारे बिहार में चुनाव हुआ और यहाँ पर चुनाव के बाद
किस तरह से आपने देखा कि जनता ने अपने पूर्ण बहुमत से फिर से एक नई सरकार का निर्माण किया। तो जहाँ पर सीधे सीधे जनता अपना प्रत्यक्ष चुनाव करती है और सदस्यों को चुनती है, तो वो सदस्य, वो प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य माने जाते हैं। और विधान परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं राज्य स्तर पे, अपर हाउस, यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने या मनोनीत होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों में अंतर देखिएगा कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोनों में अंतर है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो विधान परिषद है, अपर हाउस, उच्च सदन, वो स्थायी सदन होता है, वो जल्दी भंग नहीं किया जा सकता और वो भंग होता भी नहीं है। लेकिन विधानसभा यह स्थायी सदन नहीं है, ये हर 5 वर्षों पर इसका विघटन होता है, या बीच में भी किसी कारण से, अगर मान लीजिए कि अलायंस की पार्टी है और उसमें गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट है, और उसमें अगर किसी गवर्नमेंट के किसी पार्टी ने अपना बहुमत वापस ले लिया, तो वहाँ पर वो सरकार भंग हो जाती है, वो विधानसभा भंग हो जाएगी। फिर नया इलेक्शन होगा, नए सदस्य, नए प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के द्वारा फिर से चुने जाएंगे। तो इसलिए यह विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन कहलाती है और विधानसभा अस्थायी सदन कहलाती है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है भारत की संसद का एक चित्र, और इसमें ये दिखाया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अभिन्न अंग हैं जो संसद के, इन्हें किन प्रावधानों के तहत लाया गया है और रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 69 के तहत संसद में ये प्रावधान है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों इसके महत्वपूर्ण अंग होंगे। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा है। तो ये तीनों जो हैं ये संसद के अभिन्न अंग हैं। अब देखते हैं लोकसभा, जो कि निम्न सदन कहलाती है, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं। यानी कि जब भी किसी भी निर्णय पे जाना रहता है या कोई निर्णय लेना होता है या उसका नया सत्र चालू होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्र को बुलाया जाता है और यह कार्रवाई जो होती है, ये बैठक संसद में की जाती है। तो बच्चों, स्क्रीन पे जो सामने आपको अनुच्छेदों के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अनुच्छेद 69 के तहत ये प्रावधान है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होंगे। लोकसभा का प्रावधान 81 के तहत है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत है, और राष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं। आते हैं आगे बिंदु की ओर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। मैं बता दूं कि संसद के जो महत्वपूर्ण अंग हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस, और यह
केंद्र स्तर पे कार्य करती हैं। हमारे देश की जो कार्यशैली है, शासन व्यवस्था की जो कार्यशैली है, उस प्रणाली में, उस व्यवस्था में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ये संसद के महत्वपूर्ण या फिर हम कहें तो सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन से कहने का मतलब होता है कि हर आपको जो 2 से 3 साल का जो समय होता है, हर 3 साल के गैपिंग में आपको इसके सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। तो जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो बीच में तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये सभा जो है वो किसी भी तरह से भंग हो सकती है। आम चुनाव की तरह, लोकसभा के चुनाव की तरह प्रत्यक्ष रूप से तो जनता इसे चुनकर भेजती नहीं है। इसके मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो अलग अलग निकाय से और अलग अलग विषयों से आते हैं, क्षेत्र से इनमें इनका चुनाव किया जाता है और इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल लोकसभा से अलग होती है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो अलग तरीकों से चुने जाते हैं। तो आते हैं हम फिर अपने अगले बिंदु पे। राज्यसभा के अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं। बच्चों, ये बात याद रखिएगा। इस ढंग से आप पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा को उच्चली सदन कहा जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन होता है। इसके जो सदस्य होते हैं ये सेवानिवृत्त होते हैं। ये कभी बीच में भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 250 होती है, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो मैं बता दूं, जो 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित जो सदस्य होते हैं वह विभिन्न क्षेत्रों में से चुनकर आते हैं और उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के। अभी राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि उनका नया चयन हुआ है। मैं बता दूं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें सभापति कहा जाता है और ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही इसका संचालन करते हैं। और अभी हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं वही अभी राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित होते हैं अलग अलग निकाय से और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि उन पर उनके चुनाव का सीधा जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति जिसे चाहते हैं, जो भी अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग होते हैं, प्रसिद्धि विख्याता होते हैं, उनका चयन इस क्षेत्र में होता है और वो इसके सदस्य बनते हैं। तो आगे आते हैं हम अगले बिंदु पर। राज्यसभा के मुख्य बिंदु। स्थायी सदन लोकसभा के विपरीत
राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। सदस्यता और कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 1 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि हर 1 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो उनका किसी भी तरह से वो भंग नहीं होते हैं या फिर उन्हें हटाया नहीं जाता है, वो खुद ही उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। 60 के बाद ईयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सदस्य संख्या, अगर हम बात करें राज्यसभा में सदस्यों की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, तो उन्हें राष्ट्रपति चुनती है और वो 12 सदस्य इस राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं। योग्यता, सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। 233 जो होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 238 होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और जिस प्रतिनिधि की आयु 30 वर्ष हो और वह देश का नागरिक हो, वही राज्यसभा के लिए योग्य हो सकता है, यानी कि उसी की इस योग्यता के आधार पर उसका चुनाव इसमें किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। राज्यसभा के सभापति की बात करें। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इसके पदेन सभापति भी होते हैं। उपसभापति, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चुनाव करती है, यानी कि डिप्टी चेयरमैन। कार्य, यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है और संघीय ढांचे में राज्यों के हितों की रक्षा करती है। कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा के द्वारा जो भी विधेयक पास किया जाता है या कोई भी बिल लाया जाता है और उसमें विचार विमर्श या बहस के बाद जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, राज्यसभा उसकी अच्छी तरह से समीक्षा करती है, उस पर नीतिगत अपने निर्णय भी देती है और उसके साथ साथ वो कानूनों की समीक्षा करते हुए ये भी जांचती है कि ये कहाँ तक लोकहित के लिए है और उसके बाद इसको वो आगे बढ़ने के लिए या कानून बनने के लिए पारित करती है। कहा जाए तो राज्यसभा जो है वो किसी भी निर्णय की समीक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे बढ़े हम। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि ये सबसे पहला जो हमारी संसद की बैठक हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की, उसका चित्र है। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ इंडियाज राज्यसभा इज हेल्ड। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। आप देख सकते हैं सामने चित्र में कि सभी आम चुनावों के बाद 1952 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी, उस समय
उसके सभी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और सामने जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में हैं या फिर अन्य मंत्रियों के रूप में हैं, वो अपनी शपथ ले रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इस तिथि को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों कि राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक सिर्फ इसी की बैठक नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ पहली बार 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अभी तक हमने चर्चाएं की हैं लोकसभा और राज्यसभा की, यानी कि राज्यसभा में क्या क्या सदस्यता के लिए होना ज़रूरी है, इसके सभापति कौन होते हैं, इसमें कुल कितनी सीटें होती हैं, इसका चुनाव किस प्रकार से होता है, यह सभा स्थायी सभा है या अस्थायी सभा है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में द्विसदनात्मक, यहाँ पे स्क्रीन में जर्मनी की शासन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा मैंने उदाहरण दिया है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी उल्लेखित है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं कि किस तरह से देश में द्विसदनीय प्रणाली जो है वो कार्य करती है और एक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। क्योंकि हमारे भारत देश में भी द्विसदनात्मक प्रणाली है, तो उसी तरह से जर्मनी की इस द्विसदनात्मक अगर व्यवस्था को हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग तरीकों से व्यवस्था की जाती है और किन किन व्यवस्थाओं के द्वारा वहाँ की सरकार जो है वो कार्य करती है। तो जिस तरह से भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर द्विसदनीय प्रणाली है, तो उसी तरह जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे भी द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी लें। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक है, यानी कि वहाँ की भी विधायिका लेजिस्लेचर को द्विसदनात्मक कहा जाता है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा है, तो जर्मनी में भी दोनों सदनों को बुंदेसटैग यानी कि फेडरल असेंबली और बुंदेसरैट यानी कि फेडरल काउंसिल कहते हैं। जो बुंदेसटैग होता है वो विधानसभा, वो लोकसभा के दोनों सदनों को बुंदेसटैग और बुंदेसरैट यानी कि फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से जर्मनी में भी फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे कार्य करती है। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्षों के लिए होता है। हमारे यहाँ 5 वर्षों के लिए लोकसभा का चुनाव किया जाता है और 6 वर्षों के लिए राज्यसभा का किया जाता है। लेकिन जर्मनी में जो द्विसदनीय प्रणाली है, वहाँ पर असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा भी होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 4 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुंदेसरैट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ 16 राज्यों यानी कि 16 संघीय राज्यों की एक व्यवस्था है, जहाँ पर कुल मिलाकर 69 सीटें हैं, जिसे वहाँ की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाता है कि जहाँ पर जितने जनसंख्या होंगे उसके अनुपात में वहाँ के प्रतिनिधि की सदस्यता ली जाएगी। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। जो 69 सीटें हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। उनका चुनाव नहीं होता, वरना वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस यहाँ पे आप थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों कि जिस प्रकार से हमारे देश में
केंद्र स्तर पर लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे तरीके से किया जाता है। वहाँ भी अनुपातिक ढंग से किया जाता है अलग अलग निकायों से। तो जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। और लोकसभा किसका करती है? पूरे देश की जनता यानी कि हमारी केंद्र सरकार का। उसी तरह से जर्मनी की भी स्थिति है। यहाँ पर जो 69 सीटें हैं वो राज्यसभा के स्तर पे कार्य करती हैं, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ये सीटें बांटी गई हैं। जो राज्य के अधिकारों, वहाँ के कार्यों के लिए काम करती है कि हमारे राज्य में ये चीज़ मांगे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो फिर वो जाती है लोकसभा यानी केंद्र सरकार के पास। तो फिर उसके अनुसार वो वहाँ की मांगों को पूरा करती है और फिर वो वहाँ पे लागू किया जाता है। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। जो 69 सीटें बांटी गई हैं राज्यों में, वो एक टीम की तरह काम करते हैं और राज्य सरकार जो उन्हें निर्देश देती है वो कार्य करते हैं। उनके निर्देशों के, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार उन्हें वोट देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फेडरल असेंबली और आपको बुंदेसरैट जो है वो कार्य करती है। दोनों रूप से अलग अलग काम करती है। तो हम आगे आते हैं। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती। मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ की जो सीटें हैं, जो कि वहाँ की फेडरल असेंबली में अलग बटी हुई हैं, फिर आपको बुंदेसटैग, बुंदेसरैट में अलग अलग बटी हुई हैं, तो उनमें अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो उनकी सहमति भी नहीं बन पाती है। तो इसलिए बुंदेसरैट सभी कानून प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी कोई एक ही निर्णय समीक्षा करके आती है या कोई प्रस्ताव लिया जाता है तो वो उस पर अपना मतदान करे, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दों पर जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरैट द्वारा पारित होने चाहिए। यानी कि सीधी बात कि जो भी राज्य सरकार के लिए लागू की गई बातें हैं, चाहे वो दिशा निर्देश हों कानून के तहत, अधिकार के तहत, राज्यों के तहत, तो उसमें जो भी बुंदेसरैट द्वारा पारित होना है उसको करना ही करना है, क्योंकि वो राज्यों के लिए है। और राज्यों के हर मुद्दे को, हर चीज़ों को लागू करना और उसे मानना, ये उनकी मजबूरी भी होती है, उन्हें करना ही है उसका अनुपालन। बुंदेसरैट ऐसे विधायकों को वीटो भी कर सकती है। तो बच्चों, आपने देखा राज्यसभा के बारे में, किस तरह से राज्यसभा अपना कार्य करती है और केंद्र स्तर पे किस तरह से द्विसदनीय प्रणाली हमारी जो भारत देश में है वो कार्य करती है। तो बच्चों, आगे हम लोकसभा की जानकारी लेकर आपसे फिर से मिलेंगे। हमने इस कक्षा में राज्यसभा के बारे में बताया। अगली कक्षा में हम लोकसभा के बारे में बहुत सी जानकारी लेकर आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।